वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे इस समय पे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टॉपिक भारत का भौतिक विभाजन। इसी से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो यहाँ से हर एक पॉइंट से ज़रूर क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं, प्रीवियस ईयर भी आए हैं, आगे भी क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, मतलब अपने पॉइंट की तरफ। जो आज का हमारा पहला पॉइंट है वो है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? तो ये हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। आप लोगों को पता होगा कि गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड ये भूखंड थे। तो जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है ये हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे है भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हो रहा है। मतलब अब भी गोंडवाना लैंड और जो अंगारा लैंड ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उत्तर दिशा की ओर ये लोग विस्थापित हो रहा है गोंडवाना लैंड जो हमारा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए जो भूगर्भिक दृष्टि से भारत को 3 भागों में कौन कौन से? हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान और दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये सारी चीज़ें भारत को विभाजित किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा दिया है हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, मतलब वलय या पर्वत श्रेणियों के अनुसार हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये है पर्वत, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। ये सबसे हमारा उत्तरी भाग है और ये सबसे दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे क्या दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, हिमालय के निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय है। जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और जो शिवालिक हिमालय ये दिए थे अभी, तो इसमें जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है वो हमारी है बृहद हिमालय की। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको भावर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश क्या है? तो शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो ये गिरपद की स्थिति का उदाहरण यहाँ पे इनका पड़ता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है। देखो शिवालिक श्रेणी की इसमें लंबाई औसत ऊंचाई बताई गई है। शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है ये 600 से 1200, बस ये 600 मीटर से 1200 मीटर ही इसकी शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई दी है। फिर आता है लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो जो लघु हिमालय है वो महान हिमालय, अभी मैंने बताया था ना, सबसे पहले ट्रांस हिमालय बताया था, फिर उसके बाद महान हिमालय या बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो जो लघु हिमालय है वो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में लघु हिमालय पड़ता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ क्या दिया है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए जो नवीनतम पर्वत श्रेणी होगी वो सबसे दक्षिण में, जो सबसे लास्ट में बनी है, तो वो शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे लास्ट में बनी है। फिर आता है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये बृहद हिमालय है जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी जो लंबाई है वो 6100 मीटर है। ठीक है, बृहद हिमालय की जो लंबाई पड़ती है वो 6100 मीटर पड़ती है। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे देखो दिया है कि बृहद हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। फिर पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए यहाँ पे जो पीर पंजाल श्रेणी है ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और ये पीर पंजाल जो है ये लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, लघु हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा भी है। फिर है पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। ठीक है, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन कम है, मतलब पूर्वी हिमालय ज़्यादा ऊंचा है पश्चिमी हिमालय से। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे क्या दिया है, उत्तराखंड के, यहाँ पे दिया गया है उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये तराई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अक्षाई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? तो ये लद्दाख का भाग है अक्षाई चिन्ह। ठीक है, फिर चलते हैं पश्चिमी हिमालय प्रदेश
के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे वन ही पाए जाते हैं, तो यही हमारे वही उसके प्राकृतिक संसाधन हैं। फिर आता है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। देखिए यहाँ से ये हर बार क्वेश्चन आया है, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये आता है क्वेश्चन। तो ये हमारी जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। अरावली की जो पहाड़ियाँ जो गुजरात हमारे गुजरात में भी पड़ती हैं, राजस्थान में भी पड़ती हैं और हरियाणा में भी पड़ती हैं, और दिल्ली में इसकी जो विस्तार है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार दिया गया है अरावली। और ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। और जो क्या है इसमें इसकी चोटी एक पूछी जाती है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो गुरु शिखर है। आप लोग ये याद रखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है। देखो यहाँ पे अनुमानित इनको देखो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, इतना मतलब ये पर्वत श्रेणी बहुत ही प्राचीन है। फिर आता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि सागरमाथा से किसको जाना जाता है, या माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो ये एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। फिर आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो जो अनाईमुड़ी पर्वत श्रेणी, अनाईमुड़ी सबसे इसकी ऊंची चोटी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पे पड़ती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन क्षेत्रों में है, तो ये नीलगिरी जो पर्वतमाला है ये हमारा तमिलनाडु और केरल में पड़ता है। जैसे ये हमारा जो दक्षिण का है, जब यहाँ ये दोनों भाग जो मिलते हैं यहाँ पे तमिलनाडु और जो केरल का, यहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र को कोंकण के तट से, यहाँ पे जो महाराष्ट्र पड़ता है, फिर उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे केरल है, तो केरल के तट को हम मालाबार कहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इलायची की पहाड़ियाँ जो कार्डेनम माउंटेन्स हैं वो कहाँ पड़ती हैं, तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में ही इलायची की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में इनका विस्तार है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं, तो ये भी तमिलनाडु में भी पड़ती हैं। फिर आता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर, जब ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट जब परस्पर आपस में मिलते हैं तो यहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं। फिर चलते हैं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। ये बहुत बार ही कन्फ्यूजन भी करता है कभी कभी क्वेश्चन कि देखो इसमें पूछा गया भारत की, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये K2 है। लद्दाख में ये पड़ती है, तो ये पीओके वाले क्षेत्र में पड़ती है। तो कभी कभी चाहता है पाकिस्तान की हमारा क्षेत्र पड़ता है इसमें, मतलब इसमें विवाद ही रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे भारत की पूछा जाता है सर्वोच्च चोटी, तो हम मुझे K2 ही ऑप्शन में लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पूछ दिया जाता है भारत में सबसे ऊँची सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो हम लोगों को कंचनजंगा लगानी पड़ती है, जो कि नेपाल में पड़ती है। यहाँ पे पॉइंट दिया है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में पड़ती है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे कुछ दर्रे दिए गए हैं, बाद में हम दर्रों का एक अलग से लेक्चर आप लोगों के लिए बनाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं में दर्रे ज़रूर आते हैं। हर एक क्वेश्चन, या PCS लेवल हो या स्टेट लेवल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, IS लेवल हो, मतलब कुछ भी हो, स्टेट लेवल में वनडे एग्ज़ाम कुछ भी होता है, यहाँ से दर्रे से क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे लिपलेख दर्रा, माना दर्रा या नीति दर्रा कहाँ पे अवस्थित है, तो ये उत्तराखंड में है। फिर आता है रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे दिया है पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये लद्दाख में पड़ता है। सभी को पता है यहाँ पे कितना कम टेम्परेचर रहता है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है, तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में पड़ता है। फिर मेघालय का पठार किसका भाग है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। फिर आता है भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे, तो ये पैलियोजोइक काल में महाकाल्प में स्थित हुए हैं। फिर अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य
कौन सा पठार पड़ेगा। देखो अरावली की पहाड़ियाँ आप लोगों को मैंने भी पढ़ाई थी कि ये गुजरात से स्टार्ट होके दिल्ली तक पहुँचती हैं, अरावली जो पर्वत श्रेणी है। तो ये जो अरावली एवं विंध्य हिमालय के मध्य का जो पठार है वो मालवा का पठार पड़ता है, ठीक है। मालवा का पठार इन्हीं के बीच में पड़ता है। फिर आता है दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जाता है। ये दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो ये लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। आता है कि पश्चिम में दून के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हमारे लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य जो समतल मैदान पड़ता है उसी को हम पश्चिम का दून कहते हैं, पश्चिम में दून या पूर्व का द्वार कहते हैं। फिर चलते हैं, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है, तो ये चेन्नई के तट में नापा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल की कितना है, औसत समुद्र की भारत मतलब कि समुद्र की गहराई कितनी तक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, भारत में समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 7516 किलोमीटर है। ये पूरी मतलब केवल ये समुद्री तट की पूछा जा रहा है, समुद्र के किनारे किनारे की इसकी बाउंड्री की बात हो रही है। फिर आता है किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, तो वो गुजरात की है। भारत में कितने राज्य समुद्री तटीय सीमा के संलग्न में हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये सारे पड़ते हैं, ये सारे हमारे समुद्री तटीय सीमा के चारों तरफ पड़ते हैं। ये है हमारा 9 राज्य पड़ते हैं भारत के, ठीक है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। तो 13 अगर ऐसे पूछा जाए कि कितने तटीय राज्य भारत में समुद्री सीमा बनाते हैं, तो 13 राज्य बनाते हैं, जिसमें 4 केंद्र शासित हो गए और 9 स्टेट हो गए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के रत्नाकर नाम किसका सूचक था, तो ये हिंद महासागर का सूचक था। फिर है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या कहा जाता है, तो देखिए अभी आप तमिलनाडु हमारा इस साइड पड़ता है और आंध्र प्रदेश यहाँ पे पड़ता है, तो इसके जो समुद्री तट को कहते हैं हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं, या पूर्वी घाट या कोरोमंडल तट इसी को बोला जाता है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, देखो जो कन्याकुमारी को हम अन्य से कैप के मोरिन के नाम से, यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही है, ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंख बंद करके इसको देख सकते हैं कि पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये हमारा कन्याकुमारी पड़ता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। इसी को कभी कभी ये कन्याकुमारी दे देता है, कभी कभी केप कमोरिन दे देता है। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो हमारा इंदिरा पॉइंट पड़ता है। और लेकिन अगर कभी यह आता है मुख्य भूमि से भारत का दक्षिण बिंदु बताइए, तो ये हमारा अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट पड़ता है ये पड़ता है। लेकिन हाँ अच्छा, यहाँ पे अभी इंदिरा कॉल है, उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, और जो मुख्य भूमि से जो दक्षिणतम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यहाँ पे क्या दिया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी सैडल पीक। कौन सी चोटी है, ये सैडल पीक पड़ती है, ये हमारी अंडमान और निकोबार में। ये हमारे कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान की सबसे मतलब जो अंडमान को है वो भी काफ़ी भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। तो ये हमारे उत्तरी अंडमान में सैडल पीक की चोटी पड़ती है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यहाँ पे क्या दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देखिएगा, 1 सेकेंड। ये दिया गया है यहाँ पे, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारा बंगाल की खाड़ी लगती है। फिर आता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो सबसे ज़्यादा द्वीप यहीं पे पाए जाते हैं, 572 द्वीप हैं इस समय पे। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है, देखिए ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, या तो हमारे ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। फिर चलते हैं, बैरन द्वीप अवस्थित है, ये भी बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हमारा अंडमान निकोबार में पड़ता है, बैरन द्वीप। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यहाँ पे क्या है, श्रीहरिकोटा कहाँ अवस्थित है, तो ये पुलकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, मतलब कि आंध्र प्रदेश में इसका स्थान है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, समुद्री राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये धनुषकोट जो कि हमारी तमिलनाडु में पड़ती है, वहाँ से राम सेतु
स्टार्ट होता है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। ठीक है, मालदीव और लक्षद्वीप ये सब हमारे, मालदीव तो मान लो दूसरा ही देश है, लेकिन लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। फिर आता है भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल से निर्मित है? तो ये इसको हम प्रवाल से ही निर्मित इसको बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, तो ये एक प्रवाल द्वीप है या कोरल द्वीप है हमारा लक्षद्वीप। फिर है मिनकाय द्वीप भारतीय तट से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो जो मिनकाय द्वीप यहीं पे पड़ता है, लक्षद्वीप के बाद हमारा मिनकाय द्वीप पड़ता है। तो ये कि भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती श्रेणी में आता है जो मिनकाय द्वीप है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो ये पंबन द्वीप है जो रामेश्वरम में जो पड़ता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप लोगों को पता है कि मुंबई हमारा सॉल्सेट द्वीप पे स्थित है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, आगे भी बन जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि जो मुंबई बसा है वो हमारे सॉल्सेट द्वीप पे है। फिर है कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? तो ये कच्छ के रण में है। सर क्रीक ये भी पूछा जाता है, इस तो विवाद ही चलता है किन दो देशों के मध्य है? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। फिर आता है बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये पीर पंजाल, जो कि हमारी पीर पंजाल किसकी श्रृंखला पड़ती है? हमारी लघु हिमालय की श्रृंखला पड़ती है पीर पंजाल श्रेणी। फिर यहाँ पे हिमालय पर्वत के प्रमुख ऊंचे शिखर दिए गए हैं कि हिमालय पर्वत में कौन कौन से ऊंचे शिखर हैं। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट पता है, ये नेपाल में पड़ता है। 8,848 इसकी मीटर ऊंचाई है, या 8,050 कहीं कहीं भी दिया रहता है। फिर आता है काराकोरम या गाडविन ऑस्टिन, तो इसको भारत में भी मानते हैं और पीओके में भी मानते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 किलो। फिर आता है कंचनजंगा, तो यही जो भारत में है तो यही सबसे ऊंची चोटी है, 8,586 मीटर। फिर है मकालू जो कि नेपाल में पड़ती है। फिर आप लोग इस तरह से आप लोग इसको एक तरफ से देख लीजिए। मकालू पड़ता है, धौलागिरी पड़ती है, नंगा पर्वत पड़ता है, अन्नपूर्णा पड़ता है, नंदा देवी, कामेत, ये सारे भारत में कुछ पड़ते हैं और कुछ ये नेपाल में पड़ते हैं। इनके क्रमवार इसकी हाइट भी दी हुई है। और हाँ, एक यहाँ पे दिया गया, आप ये देखिए नामचा बरवा पर्वत, ये सबसे पूर्व का पर्वत है जो कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी सीमा लगती है नामचा बरवा पर्वत की। जो इसमें इसकी दिया गया है तिब्बत और चीन, जो कि तिब्बत हमारा अब ये चीन अधिकारित क्षेत्र हो गया है ना, तो ये नामचा पर्वत वहीं पड़ता है। जो इसकी हाइट है वो है 7,782 किलोमीटर है। और यहाँ पे देखिए ये दिया गया है सतलज एवं सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखो ये पंजाब हिमालय, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो हिमालय को बांटा गया है वो चार श्रेणियों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और इनके बांटने के हिसाब से इनको नदियों के द्वारा भी विभाजित किया कि पंजाब हिमालय में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, हमारी कुमाऊं हिमालय में कौन सी नदियाँ बहती हैं, नेपाल और असम हिमालय में कौन कौन सी नदियों के बीच में ये हिमालय पड़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।